सो फाइनली दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बताया था कि हमारा जो फ्लेक्स 64 बॉक्स है जो कि हमारे पास आ चुका है, और इसका हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसलिए दिखाएंगे क्योंकि ये सीरीज को हम स्टेप बाय स्टेप चालू करना चाहते हैं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आपको कुछ समझ में ही ना आए। तो इसका इंस्टॉलेशन, इसके बारे में बताने से पहले आपको बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है कि जब भी किसी फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या क्या हमें पहले रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या करना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा फ्लैश फाइल, स्टॉक रोम, कस्टम रोम, ईएनजी फाइल, डंप फाइल, ईएमएमसी फाइल, ईएमसी चेंज फाइल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होता है। आरपीएनबी, ये सब दुनियादारी बहुत कुछ होता है। तो सबके बारे में अगर आपको डिटेल में नहीं पता रहेगा तो इसकी इंस्टॉलेशन बता के भी मैं क्या कर लूँगा, आप जान के भी क्या करोगे। तो आपके पास नॉलेज बेसिक से होनी चाहिए, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगले वीडियो में इसका इंस्टॉलेशन रहेगा और साथ ही साथ आपको इसके आगे आपका प्रोग्रामिंग वगैरह के बारे में बताऊंगा। तो इसलिए मैं अभी इसको आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको मैं पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले हमने देखिए सर्च कर रखा है स्टॉक रोम। तो अभी सबसे पहले सीपीयू वाइज समझ लेते हैं। हर सीपीयू की अपनी अलग कोडिंग होती है, अपना अलग तरीका होता है, उसमें फाइलों का नाम अलग होता है। जैसे कि अगर यूनिसॉक की बात करें तो अगर फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे तो उसमें पैक फाइल नाम से आता है। सैमसंग में टोर नाम से भी आता है। इसके अलावा आपका अगर क्वालकॉम की बात करें तो उसमें रो प्रोग्राम के नाम से आता है। इसके अलावा अगर हम मीडियाटेक की बात करें तो इसमें आपका स्कटर फाइल आता है। तो अलग अलग फाइलों की अलग अलग नाम होती है। जैसे अगर आप ओप्पो की कोई फोन की फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लो तो OFP आता है, OFP नाम से। तो कई सारे नाम हैं, लेकिन जब आप उस चीज में घुसे नहीं होंगे, उस चीज को किए नहीं होंगे तो आपको अटपटा सा लगेगा। मतलब अगर आप नए इस चीज को नया नया जब आप सॉफ्टवेयर काम नहीं जानते होंगे तो आपको ये सब चीजें सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, ये क्या है, ये क्या, मतलब पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जब उस चीज को, जैसे अभी अगर मैं आपको, आप नए हो, जो चीज मैं बता रहा हूँ अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप चुपचाप सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए, इस लाइन में घुसे रहिए, वीडियोस वगैरह देखते रहिए। यूट्यूब पे भरा पड़ा है, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। बस आपको ढूंढना आना चाहिए कोई भी चीज। तो आपको बस ढूंढना है तो सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें होती है। सीपीयू का अलग अलग नाम होता है। हर चीज जब आप बार बार उसको यूज करोगे अपने लाइफ में तो धीरे धीरे नाम भी याद आता जाएगा और क्या कहाँ यूज होता है सब कुछ आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आपको इतना ताम झाम झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो जो कंपनियां कोडिंग करके ये सारा चीज बना रही है, उनके सोचो उनका माइंड लेवल क्या होगा। तो हम तो बहुत नॉर्मल सा काम कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो अभी फिलहाल जैसे मान के चलिए कि आपके पास सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि जैसे फाइल समझा देता हूँ, फिर आपको ईएमसी वगैरह के बारे में समझाऊंगा। तो फाइल में अगर देखेंगे तो जो फाइल कंपनी बनाती है और जो जैसे अपडेट आता है ना हर फोन का, वर्जन अपडेट होते रहता है या फिर उसका सिस्टम अपडेट आता है, तो उसमें क्या है, कंपनी उसका नया फर्मवेयर देती है उसको अपडेट करके। तो जब कंपनी जहां तक अपडेट दी दी उसको स्टॉक रोम फ्लैश फाइल बोलेंगे। जैसे कंपनी ने अपडेट देना बंद कर दिया, अब उसका अपडेट नहीं आ रहा है, तो उसको कस्टमाइज करके कस्टम रोम भी कई लोग देते हैं। हालांकि बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर स्टॉक रोम से ही काम हो जाता है। तो स्टॉक रोम उसका हो गया। कस्टम रोम आप समझ ही गए, कस्टम रोम आप कस्टमाइज करके बना सकते हैं। इसके अलावा डंप फाइल अगर बात करें तो डंप फाइल वो होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 9A का सर्च किया स्टॉक रोम, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी आ रही है। फ्रेमवेयर बोलिए, स्टॉक रोम बोलिए, फ्लैश फाइल बोलिए, एक ही नाम है। कस्टम रोम अगर सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए एक जन कस्टमाइज करने का वीडियो डाले। अगर एंड्रॉइड 15 9A में यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कस्टमाइज करके, ये इन्होंने ट्यूटोरियल डाल रखा है। ये कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कोई भी आप भी चाहो तो कोडिंग करके बना सकते हो और उसमें डाल सकते हो। रिस्की रहता है, कहीं फोन डेड भी हो सकता है, नहीं काम कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे 9A का डंप फाइल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डंप फाइल के अंदर आपको सारी चीजें होती है, जिसमें सिक्योरिटी को छोड़ के आपका, जैसे मान के चलिए कोई ईएमएमसी खराब है, ईएमएमसी चेंज फाइल, डंप फाइल एक ही मान सकते हैं आप। तो अगर आपके पास कोई फोन आया जिसका ईएमएमसी का हेल्थ रिपेयर वगैरह करना है, ईएमएमसी खराब है, चेंज करना चाहते हैं, कोई डंप नहीं है, तो आप कहाँ से लोगे, तो यहाँ से डाउनलोड करके उसमें आप ईएमएमसी नए ईएमएमसी में डाल के आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ईएमएमसी। उसके बाद से आता है ईएनजी फाइल। अब ईएनजी फाइल जैसे क्या होता है मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ। ईएनजी फाइल का मतलब हो गया कि जैसे आपके पास कोई फोन है तो उसके अंदर जब हम उसको प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें कई बार हम पहले ईएनजी फाइल डाल के उसको वो करते हैं, फ्लैश करते हैं, फिर उसको नॉर्मल फ्लैश फाइल डालते हैं। आप डायरेक्टली नॉर्मल भी डाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ईएनजी एक तरह से जो कंपनी जब फोन को बनाती है तो पहले ईएनजी फाइल डाल के उसके अंदर पूरी चीजों को टेस्ट करती है, चेक करती है कि सारा चीज ओके है कि नहीं। उसमें नॉर्मल सा फोन इंटरफेस रहता है, बस सारे उसके कंपोनेंट को चेक करने के लिए रहता है कि हाँ उसमें सब कुछ ओके है। आपका फोन का लुक एकदम बढ़िया सा इंटरफेस, जो आप जैसे होता है ना कि अपने फोन के अंदर कोई लॉन्चर एक डाल दिए तो फोन का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, तो वो एक तरह का भी कस्टम रोम उसको मान सकते हो, जो आप लॉन्चर डाल रहे हो अलग से, तो वो उसके यूआई को चेंज कर देता है, तो वो आपका नॉर्मल होता है। और ईएनजी फाइल एक तरह से नॉर्मल सी फाइल होती है जो फोन को सिर्फ नॉर्मल रख सकता है, नॉर्मली चेक करने के मूड में रख सकता है। उसमें आपको कोई बाहरी सॉफ्टवेयर दुनियादारी ये सब कुछ भी नहीं रहता है, तो ईएनजी फाइल होती है।
तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम आपको समझा देते हैं हाँ, eMMC के फंडा समझा देते हैं। यूएफएस बाद में बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं, इसलिए कई सीरीज बनेगी। तो मैं इसका वीडियो आपको फोटो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। मेरे पास एक 9A और एक 8A का बोर्ड है। तो इसमें क्या है कि 9A में आपको पता है अलग से इसमें रैम रोम अलग होता है, ये पीछे आपका लगा है और यहाँ रैम लगा है, तो ये इसमें अलग होता है। और इसके अंदर में ये देखिए आप, इसके अंदर में एक ही साथ लगा हुआ है, मतलब आपका eMMC, इसको आप eMMC बोलोगे और इसको eMCP बोलोगे। अब इसको समझने का फर्क क्या है, तो जब आप इस बोर्ड को ध्यान से देखोगे, जैसे 9A का बोर्ड है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको इसके बोर्ड पे आप ध्यान से देखिए, इस पे आपको KL लिखा होगा, यहाँ पे मैं आपको फोटो लगा दूंगा। और अगर आप इसके बोर्ड को देखोगे 8A के, तो इस पे आपको लिखा होगा KM, हाँ KM लिखा है, ये देखिए। तो इससे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए KM लिखा है। हालांकि फोन आप खोलोगे तो ही समझ में आ जाएगा। जिसमें 3 बड़ा बड़ा लगा है ICU, समझ जाओ कि वो रैम अलग कर दिया गया है, और जिसमें 2 है उसमें एक ही साथ कंबाइंड है रैम रोम। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो फोन में KM लिखा है वो eMCP होता है, और जो रैम अलग होता है वो eMMC होता है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो इसमें भी आपको आपका ये इधर ये निकल जाएगा, और इसमें आपका ये निकल जाएगा, तो दोनों काम, जिसमें 2 स्टोरेज भी होता है और वो दोनों चीज होता है, आपका रैम भी एक ही साथ होता है। तो ये स्टोरेज हो गया, और आपका ये वो हो गया आपका CPU के साथ में। ज्यादातर तो आपका CPU के साथ में लगा रहता है, लेकिन इसमें अलग दे दिया है। तो आप समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि KM लिखा होगा तो एक साथ है, KL लिखा होगा तो अलग अलग है, CPU रैम सॉरी eMMC और रैम। तो ये चीज आप समझ गए। अब हमको ये समझना है कि जैसे मान के चलिए कि आपके पास अगर कोई फोन आता है बनने के लिए, तो उसके अंदर में अब आप जैसे प्रोसेस क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे आपके पास कोई फोन आया, अब उसमें क्या हो रहा है, फ्लैश फोन लोगो पे या फिर डेड है, तो कंडीशन पहले कस्टमर से पूछना है कि डेड क्यों है, हार्डवेयर दिक्कत है कि सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में होगा फ्लैश किए, कई फोन लोगो पे रुका रहता है, किसी में सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आते हैं। फ्लैशिंग कर रहे हो उसमें फाइल जाके रुक जा रहा है, मतलब फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस फोन का eMMC को निकाल के अपने प्रोग्रामिंग बॉक्स में डालते हैं, उसमें चेक करते हैं उसका पार्टीशन वगैरह ओके है कि नहीं है। ये सब चीजें मैं आगे बताऊंगा, बेसिक अभी समझा रहा हूँ। पार्टीशन ओके है कि नहीं है, अगर पार्टीशन ओके है तो लॉक है कि नहीं है, क्योंकि उसका पार्टीशन अगर उसमें जैसे अगर यूएफएस की बात करें तो उसमें अगर उसका लून है, वो लून 0 1 2 3 4 5 तक का होता है, तो उसमें लून्स क्या होते हैं कि लॉक होते हैं। अगर लून लॉक है तो आप उसमें फ्लेश नहीं कर सकते हो। उसमें क्या होता है, कई कंपनी अपना लॉक लगा देती है, तो आप उसको लॉक अनलॉक करो, आपको प्रोग्रामिंग से 1 क्लिक में अनलॉक हो जाता है। अनलॉक करो, अनलॉक करने के बाद से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से आप अगर काम कर लिए, फ्लैशिंग कर लिए, तो फिर लॉक कर सकते हो। और अगर अनलॉक छोड़ के फिर से आप निकाल दिए तब भी आपका काम हो जाएगा, और आप इसमें अपने कंप्यूटर में डाल सकते हो। लेकिन क्वालकॉम में थोड़ा लोचा होता है। अब क्वालकॉम में क्या होता है कि एक तो पहले कि उसमें RPNB होता है, दूसरा है कि उसमें लॉक लगाए हो तो आपका काम जो आपने प्रोग्रामिंग बुक से किया है उसको निकाल के फिर से वो लॉक लगाना है। वो चीज कैसे लगाना है, कौन सा लॉक की बात कर रहा हूँ, वो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। जब आपको मैं बताऊंगा वीडियो तो उसमें आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो ये समझ गया। अब RPNB के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। RPNB एक तरह से आपको मीडियाटेक में ये सब RPNB का झमेला नहीं है, SPD में नहीं है, सिर्फ क्वालकॉम में है। क्वालकॉम का अगर कोई फोन है जिसमें क्वालकॉम CPU लगा है, उसके साथ अगर कोई eMMC लगी है तो उसके अंदर RPNB का एक लॉक रहता है। मतलब आप चाहकर भी उस फोन का रैम और eMMC और आपका CPU एक साथ ही लगेगा, स्वाइप होगा। तो अगर अलग अलग लगाना चाहते हो तो आपको उसका RPNB क्लीन करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप अपने कंप्यूटर से उसके प्रोग्रामिंग बॉक्स से वो चीज कर सकते हो। बट इसमें मीडियाटेक में सब झमेला नहीं होता है। वो एक तरह का कोडिंग लॉक होता है जो कि CPU और eMMC को एक साथ कनेक्ट करता है, जो सिर्फ क्वालकॉम में होता है। तो ये चीज आप समझ गए। तो अब इस टूल का जो पूरा सेटअप है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल बेसिक चीजें समझानी थी। अब आपको ENG फाइल में अब थोड़ा सा एक चीज और मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई फोन आया प्रोग्रामिंग के लिए और आपने स्टॉक रोम डाला, स्टॉक रोम से आपका काम नहीं बना, मतलब फोन चालू नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप उसको प्रोग्राम करोगे, उसका हेल्थ वगैरह सब देख के जो भी है सब कर लिए। और उसके बाद से आप फर्स्ट में कई लोग क्या करते हैं, ENG फाइल डाल के देख लेते हैं फोन चालू होगा कि नहीं। कई बार डाउनलोड वगैरह मोड में चला जाता है, सैमसंग अगर फोन हो तो जाके, ताकि अब जैसे कई फोन होता है कि डाउनलोड मोड में ही नहीं जाएगा, तो आप फ्लैश करोगे कैसे? डाउनलोड मोड में जाएगा तब तो करोगे। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? तो उस सिचुएशन में उसको प्रोग्रामिंग बॉक्स में डाल के उसका सारा काम करके फिर उसको ENG फाइल उसी प्रोग्रामिंग बॉक्स में डायरेक्ट eMMC पे चढ़ा दी जाती है। और eMCP UFS एक ही चीज है, बस खाली उसका अपग्रेड वर्जन है। UFS का थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अलग है। अब UFS में क्या होता है आपको मैं बताऊं,
तो उसके अंदर आपकी स्पीड अच्छी मिलती है रीड राइट की। और दूसरा चीज़ की वो ऑटो डिटेक्शन होता है, मतलब कि अब जैसे ईएमएमसी मैसेज झमेला नहीं है, अगर आपने कुछ भी गलत सलत डाल दिया तो अपने आप को लॉक कर लेगा, मतलब यूएफएस अपने आप को लॉक कर लेगा। और आपको पता है कि आपके पास अगर कोई फ़ोन आया, मान लीजिए आपको कोई कस्टमर फ़ोन दिया जो कि कोई कंट्री लॉक है, या फिर जैसे मान लीजिए चाइना से कोई फ़ोन खरीद के लाया, चाइनीज़ एप्लीकेशन उसमें चलता है, तो चाइना में तो ये यूट्यूब वगैरह सब बैन है, तो उसमें चलेगा नहीं। अब आपके पास आया तो आप सोचोगे कि चाइनीज़ एप्लीकेशन डला है, मैं काम करता हूँ इसमें इंडिया चाहे ग्लोबल का फ्लैश मार देता हूँ, चलिए फ्लैश कर दिए, लेकिन क्या पता आपको बीच में फ्लैशिंग रुक गया, मतलब कहीं से एरर आ गया। अब तो फ़ोन आपका चल रहा था, बीच में एरर आएगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका फ़ोन डेड, क्योंकि फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं हुआ। और अब आप क्या करोगे, फिर आप जाओगे फंस। तो आपके पास अगर होगा प्रोग्रामिंग बॉक्स तो आप फट से एमएमसी निकालोगे, अपना काम करके दे दोगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व, नया कुछ सीखने को मिला और आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है। बाकी अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग करना बहुत इजी है अगर आप एक बार सीख गए तो, और नहीं सीखे तो सब कुछ मुश्किल है। क्योंकि आप बचपन में, याद होगा आपको, अगर एक उदाहरण के थ्रू समझाऊं तो जब आप छोटे थे तो आपके पास घड़ी होता था कांटा वाला। तो कांटा वाले घड़ी में आप क्या करते थे, टाइम देखते थे तो आपको समझ में नहीं आता था। बचपन याद करिएगा, शायद सोचते थे अरे यार मैं समझ पाऊंगा कि नहीं, कभी मेरे को आएगा भी नहीं। या फिर साइकिल चलाना हो गया, या फिर अगर आपने पानी में तैरना सीखा हो तो वो भी आप कॉम्प्रोमाइज सीख सकते हैं। तो उसमें आपको लगा होगा कि जब आप सीख रहे होंगे, जिस सीखने के पीरियड में आपको लगता होगा अरे यार मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब आप सीख गए होंगे तो आपको आज कैसा लगता है, एकदम ईजी है ना। सेम वही चीज़ है, कोई भी चीज़ हो अगर आप उसके पीछे पड़ गए तो वो चीज़ आपको अच्छे से आएगी। बस पीछे पड़ने की ज़रूरत है और आपके अंदर जुनून होना चाहिए, सीखने का लगन होना चाहिए, तो आप कुछ भी सीख सकते हो, आपके लिए कुछ भी पॉसिबल है। तो बस यही था मेरे को समझाना वीडियो में, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है। अगले वीडियो में इसका पूरा डिटेल समझाऊंगा। और मैंने अभी जो बताया, स्टॉक रोम क्या होता है, कस्टम रोम क्या होता है, डंप फाइल क्या होता है, एमसी चेंज, ईएनजी फाइल क्या होता है, ये आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करिए, मुझे लगा उस पर एक्सप्लेन करने का तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा जो भी आपको डाउट है, आपके मन में कभी कोई सवाल आता है ना, कभी भी ये नहीं शर्माना है कि आपको ये चीज़ नहीं पता है, कोई क्या सोचेगा अगर मैसेज करूँगा अरे इसको ये भी नहीं पता है। कोई सीख के नहीं आता है, हर चीज़ आदमी नया ही सीखता है। जब सीख गया तो उनके लिए आसान हो गया, जो नहीं जानता है उसके लिए मुश्किल हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हो अगला नहीं जानता होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो जानता है आप नहीं जानते होंगे। तो सब चीज़ चलते रहता है। जो चीज़ें चाहे एक छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो, अगर आपको नहीं पता है तो हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत बड़ा हो। तो बस यही था वीडियो में। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।